नमस्कार फ्रेंड्स। जीनोबायोटिक्स इस टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जीनोबायोटिक्स। इसके बारे में सभी को जानना समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ, अपने लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ टॉपिक है। पर्यावरण से भी रिलेटेड ये टॉपिक है, तो सभी को इस टॉपिक के बारे में जानना समझना चाहिए। सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जीनोबायोटिक्स है क्या चीज़। तो जीनोबायोटिक्स एक फॉरेनर केमिकल सब्सटेंस होता है, जो हमारे बॉडी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या फूड या अन्य माध्यम से एंटर कर जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो एक तरह का पॉइजनिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे निकेल, कैडमियम इत्यादि। कुछ कॉस्मेटिक्स भी हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स भी हो सकते हैं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, जो जीनोबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। अगर और डीप में देखें जीनोबायोटिक्स होता क्या है, तो एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट विद इन दैट ऑर्गेनिज्म, इट कैन आल्सो कवर सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन मच हायर कंसंट्रेशन देन आर यूजुअल इन एनी प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, तो वो एक तरह से विष के समान काम करते हैं, या फिर जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं। इसमें जीनोबायोटिक्स और ज़्यादा क्लियर होगा टाइप्स के अंतर्गत। ये मेन चीज़ है जीनोबायोटिक्स का, इसको कवर करना ज़रूरी है। तो जीनोबायोटिक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक्सोजीनस जीनोबायोटिक सब्सटेंस। एक्सोजीनस के अंतर्गत अगर देखें तो ड्रग्स हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, पॉल्यूटेंट सब्सटेंस हो गया, इंसेक्टिसाइड्स भी आएंगे इसके अंतर्गत, कार्सिनोजेनिक एजेंट भी होते हैं। तो ये एक्सोजीनस होते हैं, यानी कि बॉडी के आउटर पार्ट्स ये हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, आउटर इन्वायरमेंट से बॉडी में आते हैं। बट सम जीनोबायोटिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं, बॉडी के बाहर से या वातावरण से इनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता। और ये भी कभी कभी इनसफिशिएंस अमाउंट में या फिर कम या ज़्यादा जब हो जाए, नॉर्मल अमाउंट में ना रहे, तो ये जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, बाइल एसिड हो गया जो बाइल डक्ट से सिक्रेट होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए। तो ये सभी प्रोडक्ट एंडोजीनस जीनोबायोटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया एक्सोजीनस, ये हो गया एंडोजीनस जीनोबायोटिक सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ जीनोबायोटिक्स। सोर्सेस को हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और सोर्सेस अगर समझने की कोशिश करें, तो इस डायग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, जैसे इंजेक्शन दिखाया जा रहा है रेड कलर में, ये तो इस इंजेक्शन इत्यादि का कोई सब्सटेंस या फिर कोई ड्रग्स इत्यादि, कोई टेबलेट इत्यादि ज़रूरत से ज़्यादा या फिर अनयूज़फुल जो चीज़ें हैं वो इंजेक्शन के माध्यम से अगर ज़्यादा अमाउंट में पहुंचा दिया जाए, तो वो जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ अल्कोहल इत्यादि प्रोडक्ट जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसमें लेड इत्यादि यूज़ होते हैं, जैसे कि लिपस्टिक इत्यादि। तो इन सब प्रोडक्ट से भी ये बॉडी में पहुंचकर जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं, इसके समान कार्य करते हैं। कुछ जो चीनी इत्यादि प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट इत्यादि, कुछ जो क्लीनर, क्लीनिंग एजेंट इत्यादि, लाइटर इत्यादि, बस ट्रक इत्यादि का वेस्ट मटेरियल, बिल्डिंग इत्यादि का वेस्ट मटेरियल, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल। तो ये सभी प्रोडक्ट
अगर हमारे बॉडी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाए तो ये जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड इज ह्यूमन एक्सपोजर टू डिफरेंट जीनोबायोटिक। तो डिफरेंट जीनोबायोटिक सब्सटेंस का एक्सपोजर यानी कि उसके प्रभाव में, जीनोबायोटिक सब्सटेंस के प्रभाव में कितना परसेंटेज में इस पाई चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिक एजेंट या इन्वायरमेंटल जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस है उनका मात्रा अगर देखें तो समथिंग 10% ये जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस इन्वायरमेंटल जीनोबायोटिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। टॉक्सिक फूड का अमाउंट अगर देखें तो 15%, जो कि आप लोग देख पा रहे हो कि ब्लू कलर में शो किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग जिसको येलो कलर में शो किया जा रहा है, तो ये 15% ड्रग सब्सटेंस होते हैं जो जीनोबायोटिक की तरह एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कॉस्मेटिक एजेंट जो जीनोबायोटिक एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो कॉस्मेटिक एजेंट जिसको ग्रीन कलर में शो किया जा रहा है 12%, ये जो 12% है वो कॉस्मेटिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। अदर्स देखें तो ये यही अदर्स के अंतर्गत बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट अब बच गए वो जीनोबायोटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आएंगे, अदर के अंतर्गत आएंगे, जिसको हल्का रेड कलर से, हल्का पिंक कलर से शो किया जा रहा है। 48% पार्ट ये कवर करते हैं। ये डेटा अगर देखें तो ई डोनर के द्वारा 2015 में दिया गया, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट एंड रिमेडिएशन सेंटर के द्वारा ये डेटा दिया गया था। तो इन सभी सब्सटेंस को और डिटेल में देखेंगे। एनवायरमेंटल टॉक्सिक फूड कौन से हैं, ड्रग्स कौन से हैं, कॉस्मेटिक्स कौन से हैं, ये इन सभी को और डिटेल में आगे हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट सब्सटेंस। इसके अंतर्गत अगर देखें तो पेस्टिसाइड के अंतर्गत भी अगर देखें तो डाइमेथोएट 30C, फास्फोलोन 35PC, क्विनाल फोस 25PS, ये सभी पेस्टिसाइड्स हैं जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस से विष सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं और हमारे बॉडी में पहुंच सकते हैं और पहुंचकर जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य कर सकते हैं। केमिकल्स भी होते हैं कुछ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी केमिकल्स केमिकल इंडस्ट्री इत्यादि से सीक्रेट होंगे और ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रवेश करके हमारे बॉडी में जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करेंगे। इसके अलावा कुछ रेडिएशंस होंगे, रेडिएक्टिव सब्सटेंस, ये भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होंगे, जैसे यू रेस, कॉस्मिक रेस, ये सभी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट एजेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट सब्सटेंस हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में देखने को मिलेंगे, अगर वो देखें तो लंग डिसीज़, जैसे लंग डिसीज़ के अंतर्गत अस्थमा यानी कि सांस में लेने में दिक्कत जो होता है वो बीमारी है। ब्लैक लंग डिसीज़ जिसमें लंग काला पड़ जाता है। बेसिकली जो कोल माइंस में जो काम करते हैं उन पीपल में देखने को मिलता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस जो नलिका है वो जाम हो जाता है। एस्बेस्टोसिस, जो इंडस्ट्रियल जो लोग होते हैं जो एस्बेस्टॉस से जुड़े इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको ये डिसीज़ हो जाते हैं। सिलिकोसिस, जो सिलिकॉन इंडस्ट्री से जुड़े लोग होते हैं उनमें ये जनरली डिसीज़ देखा जाता है। अगर लंग को हेल्दी स्टेज में अगर देखोगे तो समथिंग ऐसे ब्राउन कलर में दिखेंगे अर्ली स्टेज, और लेट स्टेज में देखेंगे तो फिर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अगर ब्लैक लंग डिसीज़ का कोई पेशेंट है तो कोल माइनर्स का आप लोग देख पा रहे हो लास्ट वाला डायग्राम में कि हल्का ब्लैक कलर का दिखाया जा रहा है। देखिए इस डायग्राम में तो ब्लैक कलर का ये लंग्स का ग्राफ शो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लंग डिसीज तो हमने देख लिया। द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव डिसीज।
तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि जीनोबायोटिक सब्सटेंस होते हैं उससे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। इनफर्टिलिटी, जिसमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी खो देते हैं ह्यूमन या अन्य जीव। मिसकैरेज, यानी कि इसमें कैरियज मिस हो जाता है। स्टिल बर्थ की ये बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। बर्थ डिफेक्ट, अन्य बर्थ डिफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आते हैं, जो इन्वायरमेंटल जीनोबायोटिक सब्सटेंस के द्वारा देखने को मिलता है। अदर रिलेटेड डिसीज अगर देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देखने को मिलता है। न्यूमोकोइनोसिस जो कि लंग्स में होता है। रेडिएशन एक्सपोजर डिफेक्ट होता है। आर्सेनिक हैंड एंड फीट में ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। हैंड एंड फीट को आर्सेनिक के एक्सपोजर के प्रभाव से जो नुकसान पहुंचा है उसको इस डायग्राम के माध्यम से शो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टॉक्सिक फूड, तो कुछ टॉक्सिक फूड मटेरियल भी होते हैं जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत पेस्टिसाइड्स आएंगे, हर्बिसाइड्स आएंगे, ग्रोथ हार्मोन्स आएंगे। ये सभी इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम्स क्रिएट करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन ये पहुंचा सकते हैं। कुछ फूड एडिटिव, यानी कि फूड में सप्लीमेंट के रूप में जो मिलाते हैं, जैसे MSG, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी कि मिठास के लिए जो मीठापन के लिए जो डाला जाता है, तो इन सब से भी अगर इमीडिएट इम्पैक्ट के रूप में अगर देखें तो हेडेक, यानी कि सिर में दर्द होगा। अल्टरनेटिव कंसेंट्रेशन, ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे भी डिसीज़ देखने को मिलते हैं। कब्ज इत्यादि डिसीज़ भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर देखें तो कैंसर जैसे सिम्टम्स या CVD जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अन्य टॉक्सिक फूड्स में अगर देखें तो बिस्फेनॉल ए एंड सर्फेक्टेंट्स, जिसका यूज़ किया जाता है। सर्फेक्टेंट्स मतलब जो बर्तन साफ करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस या ये किसी कारणवश हमारे बॉडी में चला जाता है, तो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ऐसे भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हैवी मेटल इन वाटर, तो कुछ मेटल वाटर के साथ हमारे बॉडी में अगर प्रवेश कर जाते हैं तो ये आर्सेनिक हैंड फूट ऐसे सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ट्यूमर्स, कैंसर जैसे सिम्टम्स भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस के रूप में काम करते हैं, तो ड्रग्स में देखें तो जैसे अमीकैसिन ड्रग हो गया, जो एंटीबायोटिक है, और भी एंटीबायोटिक है जैसे जेंटामाइसिन, सल्फाडाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक जनरली अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डोज में अगर हमारे बॉडी में पहुंचा तो ये नॉर्मली हार्मफुल, यानी कि नुकसानदायक होते हैं हमारे बॉडी में। अगर ये एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में पहुंच गया तो क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो उसके इम्पैक्ट के अंतर्गत फर्स्ट नंबर अगर हम लोग देखें तो हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसा पोजीशन है जिसमें सेंसिटिविटी, संवेदना जो है हाइपर हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे एलर्जिक सिम्टम्स, उस कंडीशन में संवेदना जो है बढ़ जाता है, तो ऐसे ही सिम्टम्स, एलर्जिक सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं अगर इस तरह के ड्रग अगर सूटेबल ना हो या फिर ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में पहुंच जाए। ऑटो इम्यूनिटी, ऐसे भी इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है ऑटोनॉमस सिस्टम की तरह कार्य करने लगते हैं। रिमोटाइड आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। कुछ और ड्रग्स जो कि जीनोबायोटिक सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, उसके प्रभाव से अगर देखें तो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन के अंतर्गत अगर देखें तो इन्वेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी टिश्यू बाय डिसीज कॉसिंग एजेंट, देयर मल्टीप्लिकेशन एंड देयर रिएक्शन ऑफ होस्ट टिश्यू टू ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन दे प्रोड्यूस। तो इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं इन ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स का अगर ओवरडोज हुआ तो लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि लिम्फ सिस्टम में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं।
कुछ कॉस्मेटिक्स भी होते हैं जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस या विषैला सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो जैसे लैक्मे क्रीम हो गया, रेवलॉन एंड माइलेबिलिन, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जो उसके कंपोजिशन जो नीचे लिखा रहता है उसको देखने पर पता चल जाता है। लिपस्टिक इत्यादि प्रोडक्ट हो गया, शैम्पू इत्यादि प्रोडक्ट हो गया, शेविंग क्रीम इत्यादि प्रोडक्ट है। और भी स्किन क्रीम आते हैं जिनमें इन सभी प्रोडक्ट जैसे कि आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, लेड, क्रोमियम इत्यादि का यूज़ किया जाता है, और ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और अगर शुरू अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में पहुंच जाए या फिर कम उस केमिकल के लिए कम सहनशील है हमारे बॉडी, तो क्विक इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स कौन कौन से हमारे बॉडी में पहुंच और कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर देखें तो BHA यानी कि बेंजीन रिलेटेड जो कंपाउंड होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए, लीवर के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए नुकसानदायक होते हैं। साथ ही कार्सिनोजेनिक भी ये हो सकते हैं। BST भी होते हैं, ये भी बेंजीन कंपाउंड होते हैं। ये भी ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, या फिर कार्सिनोजेनिक फैक्टर यानी कि कैंसर कारक हो सकते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। D&C कलर एडिटिव यानी कि कलर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ये भी कॉस्मेटिक्स चीज़ों में पाए जाते हैं। ये भी नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी ये टॉक्सिक हो सकते हैं। साथ ही यूजनॉल नामक केमिकल होता है जो भी कॉस्मेटिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ये यूजनॉल इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड भी होते हैं जो इन कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। ये भी इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्सिनोजेनिक फैक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। कुछ नाइट्रोसामिन्स, नाइट्रोसैमिन भी हो सकते हैं यानी कि नाइट्रोजनिक कंपाउंड होते हैं। ये एंडोक्राइन डिस्टरप्टर और कार्सिनोजेनिक एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा पीफेनिलडामिन हो सकते हैं। ये भी एमिन यानी कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक टू इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। तो इन सब सिस्टम के लिए ये टॉक्सिक सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। कुछ पैराबेंस नामक केमिकल्स भी इन कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं जो एंडोक्राइन, न्यूरोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। कुछ थैलेट्स बॉडी भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदायक होते हैं। कुछ ट्रीथानोलामिन ऐसे कुछ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्सिनोजेनिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इम्पैक्ट इन कॉस्मेटिक्स का देखें, जैसे थैलेट होता है, इनका यूज़ नेल पॉलिश और परफ्यूम्स में होता है। ये इसका प्रॉब्लम अगर देखें तो अर्ली प्यूबर्टी जैसे ये लक्षण शो करते हैं। प्यूबर्टी यानी कि यौनावस्था के आरंभ को प्यूबर्टी कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जैसे सिम्टम्स भी ये क्रिएट कर सकते हैं। वीक एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, तो उसका प्रोडक्शन को वीक ये कर सकते हैं। साथ ही ट्रेक्लोसैन एक केमिकल होता है, ये बेसिकली एंटीबैक्टीरियल जो सोप होते हैं, साबुन होते हैं, उसमें यूज़ होते हैं, या डिओडोरेंट या टूथपेस्ट में भी ये इस्तेमाल होते हैं। और इसके कारण पॉसिबल कॉसेस अगर देखें तो इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। 1,4 डाईऑक्सेन ये शैम्पू में इस्तेमाल होते हैं, बॉडी वॉश में भी इस्तेमाल होते हैं। चिल्ड्रंस के जो नहाने के इत्यादि के सफाई के जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी यूज़ होते हैं, और ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कारक होते हैं। कुछ पैराबेन्स एजेंट भी होते हैं जिसमें क्रीम आते हैं,
लोशन आते हैं, ऑइंटमेंट यानी कि क्रीम ही है एक तरह का, अंडर आर्म्स, डिओडोरेंट्स, आई प्रोडक्ट इत्यादि में ये पैराबेंस यूज़ होते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर, विजन डिफेक्ट, एंडोक्राइन डिस्टर्बर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ एथिलीन ऑक्साइड जैसे केमिकल भी पाए जाते हैं जो शैम्पू और बॉडी वॉश में यूज़ होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कुछ 1,3-ब्यूटाडाइन ऐसे भी प्रोडक्ट पाए जाते हैं और ये शेविंग क्रीम में, सन स्क्रीन में या फिर फाउंडेशन इत्यादि प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक एजेंट की तरह काम करते हैं। लेड इत्यादि प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। लगभग 650 कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत नेल पॉलिश, लिपस्टिक, वाइटनिंग टूथपेस्ट इत्यादि में लेड का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये न्यूरोटॉक्सिन यानी कि नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। मिसकैरेज, इनफर्टिलिटी, डिले प्यूबर्टी ऐसे प्रॉब्लम्स ये लेड क्रिएट करते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे केमिकल सब्सटेंस भी पाए जाते हैं जो शैम्पू में पाए जाते हैं, लिपस्टिक में पाए जाते हैं और ये स्किन एंड ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट नंबर का जीनोबायोटिक सब्सटेंस है जिसको नाम दिया गया है जीनो एस्ट्रोजन। ये बेसिकली एस्ट्रोजन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है इसको ख़त्म करने का काम करते हैं, इस वजह से इसका नाम जीनो एस्ट्रोजन पड़ा है। ये दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक के अंतर्गत थैलेट, बाइसफेरोनॉल या फिर पॉली क्लोरिनेटेड बाइसफेरोनॉल ऐसे कंपाउंड या अन्य इंडस्ट्रियल कंपाउंड है जो जीनो एस्ट्रोजन के अंतर्गत आते हैं। कुछ नेचुरल भी प्रोडक्ट हैं जो जीनो एस्ट्रोजन की तरह कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो सोयाबीन हो गया, लाल मीट मतलब मांस, मिल्क प्रोडक्ट भी एस्ट्रोजन को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन जीनो एस्ट्रोजन प्रोडक्ट का यूज़ हम लोग करते हैं तो उसके इफेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम अगर देखने को मिलता है तो इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। एंडोमेट्रोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम वाल जो होता है फीमेल्स में वो डिजनरेट होने लगते हैं। डिसमेनोरेजिया ऐसे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जैसे प्रॉब्लम, एडेनोमाइसिस जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य इम्पैक्ट में देखें तो फाइटोएस्ट्रोजेंस जो एस्ट्रोजन रिलेटेड प्रॉब्लम हैं। डाइट्री एस्ट्रोजन आर ओकेशनली यूज्ड एज नेचुरल एचआरडी ड्यूरिंग पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। तो पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में ये प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनोबायोटिक्स। तो इसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जीनोबायोटिक सब्सटेंस बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ये लिपोफिलिक होते हैं यानी कि लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। पेनेट्रेट मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन यानी कि मेम्ब्रेन को ये पेनेट्रेट कर पाने में सक्षम होते हैं विथ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टेड बाय लिपोप्रोटीन इन ब्लड, तो लिपोप्रोटीन के रूप में ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ब्लड में। रिक्वायर केमिकल कन्जर्वेशन टू फैसिलिटेट एक्सक्रीशन, तो केमिकल कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ता है अगर इसको एक्सक्रेट होकर बॉडी से बाहर करना है या करवाना है, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू ये बाहर होते हैं। ये इंट्रेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ जीनोबायोटिक्स यानी कि ये जीनोबायोटिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में कैसे पहुंचते हैं उसको एंट्रेंस के अंतर्गत देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में वो देखेंगे। स्टोरेज कहाँ कहाँ ये जमा होता है ये जीनोबायोटिक सब्सटेंस वो भी देखेंगे। तो एंट्रेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी में हमारे कैसे पहुंचता है, तो इंगेशन प्रोसेस होता है बेसिकली मुंह या नाक के माध्यम से इंगेस्ट ये फूड मटेरियल हो सकते हैं या इंजेक्शन इत्यादि सब्सटेंस, टेबलेट इत्यादि प्रोडक्ट से भी ये हमारे बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। तो इसके अंतर्गत फूड कंटेमिनेंट्स, तो कंटेमिनेंट्स मतलब संक्रमित प्रोडक्ट है, तो कुछ संक्रमित प्रोडक्ट जिसका यूज़ हम लोग खाने के लिए करते हैं तो इससे भी
इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है या हमारे बॉडी में ये पहुंच जाता है। इनहेलेशन बेसिकली ये क्रिया नाजल एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है, यानी कि सांस लेने के प्रोसेस का ही एक पार्ट है। तो जब आसपास का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट हो, एयर पॉल्यूशन हो, तो फिर ये हवा के साथ मिलकर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और पल्मोनरी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम इत्यादि प्रॉब्लम ये जनरेट करेंगे। और अगर हमारे बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो स्किन के माध्यम से भी छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस इत्यादि को पार करते हुए ये ज़ेनोबायोटिक प्रोडक्ट हमारे बॉडी में पहुंच सकते हैं। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं जो इंजेक्शन इत्यादि प्रोसेस से हमारे बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज अगर देखें तो ये बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ सिस्टम इत्यादि जगह ये ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस उपस्थित होते हैं। जैसे लीवर में कंटेमिनेंट फूड अगर खाए तो फिर लीवर के माध्यम से ये जिसके अंतर्गत लेड, माइकोटॉक्सिन या एमएसजी प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं। कुछ टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ऐसे ड्रग्स भी लीवर में ही जाके स्टोर होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ बॉडी फैट के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड प्रोडक्ट अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो ये बॉडी फैट के रूप में जमा होगा। पेस्टिसाइड के अंतर्गत अगर देखें तो डाइमोथोएट 30C, फॉसलोन 35EC, क्विनाल फॉस 25EC, ये प्रोडक्ट पेस्टिसाइड के अंतर्गत आते हैं। और ये पेस्टिसाइड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे बॉडी में अगर पहुंच जाता है तो ये बॉडी फैट के रूप में जमा हो जाता है। कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स भी होते हैं जो बॉडी फैट के रूप में जमा होते हैं, जिसके अंतर्गत प्लास्टिसाइजर्स, हर्बिसाइड सब्सटेंस, इंसेक्टिसाइड इत्यादि आते हैं। कुछ DDT इत्यादि भी बॉडी फैट के रूप में जमा होते हैं। बोन्स में भी कुछ ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस जैसे फ्लोराइड, लेड, कैडमियम, रेडियम, प्लूटोनियम, ये सभी सब्सटेंस बोन्स में जाके जमा हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ेनोबायोटिक। तो ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म यानी कि उपचय अपचय की क्रिया, यानी कि ये समथिंग पाचन या फिर ये बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होता है वो हम लोग समझेंगे। तो लगभग अभी तक 2 लाख प्रकार के ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस का पता लगाया जा चुका है, जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में बेसिकली लीवर में ज़्यादा ये स्टोर होता है। तो इस ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म आगे बढ़े उसके लिए इन ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस का पाचन जरूरी होता है। तो इसका पाचन निम्नलिखित फेस के अंतर्गत होते हैं। फेस 1 जिसके अंतर्गत बायोट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आता है। तो बायोट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप मोलिकुलर स्ट्रक्चर में बदला जाता है। जो ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस है उसको सूक्ष्म रूप से तोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप इस बायोट्रांसफॉर्मेशन में 3 प्रोसेस बेसिकली होंगे: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन बेसिकली ड्रग्स या हैवी मटेरियल इत्यादि प्रोडक्ट होगा। रिडक्शन के अंतर्गत कॉस्मेटिक केमिकल्स और हैवी मेटल्स को रिड्यूस किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। हाइड्रोलाइसिस के अंतर्गत जो ड्रग सब्सटेंस होंगे उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि वाटर की उपस्थिति में ये टूटेगा। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन ज़ेनोबायोटिक सब्सटेंस का बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होता है। इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स सहायता करते हैं। एंजाइम्स का नाम है P450 एंजाइम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडेशन
के फलस्वरूप लीवर इत्यादि में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करके इन प्रोडक्ट को सूक्ष्म रूप में बदलता है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन। रिडक्शन भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है जो सिनोबायोटिक सब्सटेंस है उसको। तो रिडक्शन की प्रक्रिया में बेसिकली रिड्यूस किया जाता है, तोड़ा जाता है, सूक्ष्म रूप में तोड़ा जाता है। जैसे पैराबेन सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करके एफएडी सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, और ये लीवर या स्किन इत्यादि जगह में होता है ये प्रोसेस। लेड इसको रिड्यूसिंग एजेंट एफएडी या एफएमएन की उपस्थिति में इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा इस रीजन पर तोड़ा जाता है। तो ऐसे ही और थायलेट आर्सेनिक भी कंपाउंड है जिसको अनरिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू अलग अलग साइट पर रिड्यूस किया जाता है या रिडक्शन किया जाता है। थर्ड नंबर का बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस लाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर की उपस्थिति में तोड़ा जाता है या वाटर कंपाउंड में इसको तोड़ा जाता है। जैसे ड्रग्स इत्यादि सब्सटेंस हमारे बॉडी में पहुंच जाता है तो उसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। जैसे प्रोकैन केमिकल हमारे बॉडी में पहुंच गया तो उसको एस्ट्रेस एंजाइम की उपस्थिति में लिवर टिश्यू या सिस्टोसोल साइटोसोल में इनको तोड़ा जाता है। प्रोकोनामाइड ऐसे केमिकल ड्रग्स हमारे बॉडी में पहुंच गया तो इसको पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टोल वाले रीजन में तोड़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य जो ड्रग्स होंगे उसका भी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है और उसको कम हानिकारक प्रोडक्ट में या सिंपल प्रोडक्ट में बदला जाता है ताकि उसको आसानी से एक्सक्रेटरी आर्गन तक पहुंचाकर बॉडी से बाहर किया जा सके। दूसरा फेस होता है जीनोबायोटिक सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म का कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जिसका अर्थ होता है कॉन्जुगेट होना या फिर दो सब्सटेंस का पास आना। तो कोई दो प्रोडक्ट होंगे जिसके अंतर्गत जीनोबायोटिक सब्सटेंस किसी अन्य प्रोडक्ट से कॉन्जुगेट होकर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत ग्लूकुरोनिक तो ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस को बाइंड करने का काम करते हैं, कॉन्जुगेट करने का काम करते हैं। कॉन्जुगेशन के लिए और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जिम्मेदार होते हैं, तो जैसे ग्लूकोनिक एसिड, इसके साथ फिनाल प्रोडक्ट अगर हमारे बॉडी के अंदर जीनोबायोटिक सब्सटेंस के रूप में पहुंच गया, बेंजोइक सब्सटेंस या बिरलोबिन, स्टेरॉइड, एमाइड, इन सबको ये ग्लूकोनिक एसिड ही बाइंड करने में सक्षम होते हैं। सल्फेट अगर तो सल्फेट भी बाइंड करने में सक्षम होते हैं, जैसे फिनाल, स्केटॉल, इंडोक्सिल, साइनाइड। ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर अगर पहुंच गया है तो इसको बाइंड करने का काम, कंजुगेट करने का काम इन सल्फेट सब्सटेंस का भी होता है। एक्सक्रीशन ऑफ जीनोबायोटिक सब्सटेंस। अब आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक सब्सटेंस एक्सक्रेटरी आर्गन तक पहुंचा दिया जाता है और इन एक्सक्रेटरी आर्गन के थ्रू जीनोबायोटिक सब्सटेंस को यानी कि विषैले प्रोडक्ट को बाहर किया जाता है। तो इसके लिए एक्सक्रेटरी जो आर्गन हैं वो खास रोल प्ले करते हैं। जैसे यूरिन के माध्यम से बहुत सारे जीनोबायोटिक या विषैले तत्वों को बाहर किया जाता है। बाइलियरी या फेकल एक्सक्रीशन यानी कि मल के रूप में भी बहुत सारे जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस है उसको बाहर किया जाएगा। एक्सहेलेशन यानी कि सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसके माध्यम से भी, नाक से भी कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर कर दिया जाता है।
कुछ अदर सिक्रीशन जैसे सलाइवा लार के माध्यम से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को जो जिसका डाइजेशन हो चुका है, मेटाबॉलिज्म हो चुका है, उसको बाहर किया जाएगा। स्वेट के रूप में कुछ बाहर किए जाएंगे। कुछ ब्रेस्ट मिल्क के रूप में भी बॉडी से बाहर किए जाते हैं। अगर हम ब्रेस्ट से मिल्क के फॉर्म में कैसे बाहर किया जाता है उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो इमल्सन की प्रोसेस के थ्रू ये मिल्क में शामिल हो जाते हैं। कुछ पोलर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस भी ये हो सकते हैं। पोलर सब्सटेंस के अंतर्गत देखें तो अल्कोहल, कैफीन इत्यादि प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। और मीडियम पोलर सब्सटेंस के अंतर्गत कुछ ड्रग्स को रखा गया है। लो पोलर सब्सटेंस के अंतर्गत जो लिपिड सॉल्युबल जो कंपाउंड होंगे, पेस्टिसाइड होंगे, इंसेक्टिसाइड होंगे या इंडस्ट्रियल केमिकल होंगे, ये सबको शामिल किया गया है। तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट जैसे अल्फा टॉक्सिन, ओक्राटॉक्सिन ए, लेड, कैडमियम इत्यादि प्रोडक्ट मिल्क में शामिल हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सन। और ये मिल्क के साथ में मिल्क ग्लैंड से ही बाहर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से मिल्क ग्लैंड भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। कुछ फैक्टर हैं जो जीनोबायोटिक्स के मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होता है, यानी कि जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस विषैले प्रोडक्ट को जो टूटना रहता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन इत्यादि प्रक्रिया में जो फैक्टर अपना प्रभाव डालते हैं उसके अंदर एज, यानी कि जो बच्चे होंगे और बूढ़े होंगे उसमें थोड़ा सा कम कैपेसिटी पाया जाएगा। मेटाबॉलिक जो जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस को तोड़ने की कम कैपेसिटी पाया जाएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि एक जो संतुलित आहार लेने वाले जो एनिमल है उसकी तुलना में जो पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस वाले जो लोग होंगे उनमें जीनोबायोटिक सब्सटेंस आसानी से मेटाबोलाइज नहीं होंगे। इसके अलावा एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, यानी कि कुछ इंसेक्ट इत्यादि का प्रभाव है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उन जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम वाले लोगों पर इन जीनोबायोटिक सब्सटेंस का अलग इम्पैक्ट होगा। जिनका पैथोलॉजिकल स्टेटस है लिवर डिसीज़, हिपैटोमा, जॉन्डिस, हिपेटाइटिस, सर्कुलोसिस, विल्सन डिसीज़, तो ऐसे डिसीज़ वाले लोगों पर अलग तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट प्रोसेस इज डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के माध्यम से कुछ टेक्निक के हेल्प से इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्लोन किन्सिंग आएगा, किलेटिंग थेरेपी आएगा, डिटॉक्स फूड्स मेथड आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्लोन किन्सिंग। तो क्लोन क्लेंसिंग एक तरह के थेरेपी के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड वाले पार्ट जिसको कोलोन कहते हैं, तो इस कोलोन वाले पार्ट से कुछ लैक्सेटिव, कुछ एनेमास प्रोडक्ट, कुछ हर्बल प्रोडक्ट, कुछ एंजाइम इत्यादि प्रोडक्ट को डालकर इन जीनोबायोटिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर किया जाता है। इस कोलोन थेरेपी में यूज़ होने वाले जो केमिकल्स होंगे उसके अंतर्गत कुछ फ्लैक्स सीड भी हो सकते हैं, कुछ अल्फ़ा अल्फ़ा जैसे जो प्रोडक्ट हैं, कुछ स्पाइरुलिना, एलोवेरा प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा योगर्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैंगो हो सकते हैं। इसके अलावा पिपरमेंट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, फेनिल सीड्स इत्यादि भी हो सकते हैं। कुछ इसके अलावा जो दूसरा थेरेपी था किलेटिंग थेरेपी। तो किलेटिंग थेरेपी जो ठोस सब्सटेंस जैसे कि ईडीटीए इत्यादि का यूज़ करके अ, इस इस तरह के जो बेसिकली जो मेटल पॉइजनिंग या फिर जीनोबायोटिक सब्सटेंस कुछ मेटल हमारे बॉडी में है उसको रिमूव किया जाता है। तो मरकरी, आयरन, आर्सेनिक, लेड, यूरेनियम, प्लूटोनियम इत्यादि कंपाउंड को ईडीटीए प्रोसेस के अंतर्गत किलेट करके उसको टुकड़ों में बांटकर इस थेरेपी के द्वारा इन जीनोबायोटिक सब्सटेंस को बाहर किया जाता है।
कुछ डिटॉक्स डाइट यानी कि जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस को बाहर करने के लिए जो डिटॉक्स डाइट जिनका यूज़ करना चाहिए, उसके अंतर्गत वाटरमेलन यानी कि तरबूज का सेवन करना चाहिए, लाइम जूस का भी सेवन करना चाहिए, पुदीना इत्यादि का भी सेवन करना चाहिए, एप्पल इत्यादि का सेवन करना चाहिए, हनी इत्यादि प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली में जो आते हैं, जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो लीफी ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स है उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। कुछ फ्रूट जैसे एवोकाडो हो गया, पपाया हो गया, इनका यूज़ करना चाहिए ताकि बॉडी आसानी से डिटॉक्सिफाई हो सके। ग्रेप्स हो गया, गूसबेरी हो गया, इसके अलावा पोमेग्रानेटी, ऐसे जो फ्रूट हैं उनका सेवन करना चाहिए ताकि बॉडी आसानी से डिटॉक्सिफाई हो सके। कुछ सप्लीमेंट या फिर रिड्यूसिंग ड्रग्स भी होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जीनोबायोटिक को ख़त्म करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, जैसे एन एसिटिल सिस्टीन, इस केमिकल का यूज़ किया जा सकता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जा सकता है। क्वारसेटीन, अल्फ़ा लिपोइक एसिड, इनका यूज़ किया जा सकता है। बी विटामिन सी, विटामिन ई, इन ये सब्सटेंस भी इन जीनोबायोटिक प्रोडक्ट को बाहर करने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। टिप्स टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ जीनोबायोटिक, तो जीनोबायोटिक सब्सटेंस से दूर रहने के लिए आवश्यक सुझाव कौन कौन से हैं? तो अवॉइड ऑल आर्टिफिशियल कलर, सभी आर्टिफिशियल कलर से दूर रहना चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर से दूर रहना चाहिए, कलर फ्लेवर से दूर रहना चाहिए। प्रिजर्वेटिव के रूप में, जो परिरक्षक के रूप में अचार इत्यादि में, भोजन इत्यादि में इस्तेमाल होता है, स्वीटनर्स यानी कि भोजन को मिठास देने के लिए जो इस्तेमाल होता है, इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत कम प्रोसेसिंग वाला फूड हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा केयरफुल, अपने सब साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पेट्रोलियम बेस्ड कॉस्मेटिक्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, और उन प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। जो फ़िल्टर वाटर पीना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में वाटर लेना चाहिए। So, all above analysis, it is clear that xenobiotic substance is an chemical substance. It's present in our body and outer environment also present इन जीनोबायोटिक सब्सटेंस यानी कि विषैला तत्वों के अंतर्गत ड्रग सब्सटेंस भी आते हैं। कुछ प्राकृतिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, कुछ मेटल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जिसका कम या ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर पहुंचने से ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब्सटेंस को मेटाबोलाइज करके बाहर किया जाना ज़रूरी है, या फिर थेरेपी इत्यादि की मदद से इन जीनोबायोटिक सब्सटेंस को बाहर किया जाना ज़रूरी होता है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। रेफरेंस के रूप में अगर देखें तो स्लाइड से रेप का इस्तेमाल मैंने किया है। थैंक यू।